हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिलेश और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अखिलेश। और आज हम बात करने वाले FATF, जैसे कि मैंने पिछले लास्ट 2 वीडियोस में बताया था पार्ट 1 पार्ट 2 में कि मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के जरिए पैसे कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं और ब्लैक मनी को कैसे वाइट में कन्वर्ट किया जाता है। और लास्ट वीडियो में जब मैंने बताया था कि FATF के बारे में मैं आप लोगों को सभी इंट्रोड्यूस करूँगा कि FATF एग्जैक्टली है क्या और ये कैसे वर्क करता है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि FATF एग्जैक्टली है क्या। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर नेम है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में। जैसे G7 G8 जो कंट्रीज़ को जो मिलके बनाए जाते हैं, उसी तरह से ये कुछ कंट्रीज़ ने मिलके कि FDI पे नज़र रख सके और FDI को कंट्रोल कर सके। FATF बनाया गया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में इसको एक्चुअली इस्टेब्लिश किया गया था। ये कुछ कंट्रीज़ ने मिलके इसको इस्टेब्लिश किया था। अभी ये तकरीबन जो हमारे वर्ल्ड्स में जो टोटल अप्रोक्स 195 कंट्रीज़ है, ऑलमोस्ट इसके सारी कंट्रीज़ इसके मेंबर्स है। कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ को छोड़ के इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे जो भी कंट्रीज़ है ये इसके मेंबर्स है। तो अब FATF क्या करता है सॉरी FATF एग्जैक्टली क्या करता है कि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू कैसे FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र कर करके अलग कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र कर करके ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। या कभी कभी क्या होता है कि जो FDI के थ्रू FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता था किसी कंट्री में, उसको गलत एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, लाइक टेररिस्ट और इनलीगल आर्म्स को डेवलप करने के लिए। तो उस पर क्या होता है कि FATF उसके लिए इस्टेब्लिश किया गया ताकि इन एक्टिविटीज़ पे ये नज़र रख सके और इसको रोक सके। मतलब हर कंट्रीज़ में किसी न किसी अलग कंट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट होता है और जो अलग कंट्री से इन्वेस्टमेंट आता है, सपोज़ कि इंडिया में अगर अमेरिका या लंदन से कहीं से अगर इन्वेस्टमेंट आता है उसको हम FDI बोलते हैं। तो सेम उसी तरह से उस चीज़ को नज़र रखने के लिए उस FDI पर नज़र रखने के लिए FATF वर्क करता है। हालांकि चलिए अब बात करते हैं FATF के एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में। FATF एक्चुअली क्या करते हैं, कंट्रीज़ को जहाँ पे भी FDI जाता है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। एक नॉर्मल होता है जिसमें एक नॉर्मल कैटेगरी होता है जिसमें आप अनलिमिटेड जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो FDI होता है, उसको आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड FDI जा सकता है, वहाँ पे कोई इशू नहीं आता है। सेकंड जो कैटेगरी होता है ये होता है ग्रे कैटेगरी। इसमें क्या होता है कि FATF FDI जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जा रहा है कंट्रीज़ के अंदर, वो पहले ही या फिर जो भी कंट्रीज़ कोई वर्ल्ड बैंक से या फिर AD बैंक से या फिर IMF बैंक से अगर कोई कंट्रीज़ लोन के लिए अप्लाई करता है कंट्री डेवलपमेंट के लिए, तो क्या होता है कि FATF उनको वार्न कर देता है। और वार्न करने के बाद ये हो जाता है कि FATF ने वार्न किया, इसका मतलब कि यहाँ पे इस कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ का जो भी FDI जाता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जाता है या फिर जो लोन सैंक्शन होता है कंट्रीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए, वो लोन ये कंट्री कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रही है, या फिर वो टेररिस्ट पर्पज़ के लिए या फिर इनलीगल आर्म्स को डेवलप करने के लिए इस अमाउंट्स को यूज़ कर रही है। तो दैट्स वाई कि वो उसको ग्रे कैटेगरी में डाल देती है। और एक होता है ब्लैक कैटेगरी। ब्लैक में ऐसा होता है कि FATF ऑलरेडी वार्न कर देती है कि इस कंट्रीज़ को कोई भी लोन या कोई भी किसी भी तरह का FDI इस कंट्रीज़ में नहीं जा सकता। ये सारी कंट्रीज़ मिलकर डिसीजन लेती है। हालांकि ये जो लास्ट एक जो अभी FATF को जो मीटिंग हुआ था 21 फरवरी 2020 को, उसमें FATF ने तकरीबन 18 कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट में डाला था। उसमें से है अल्बेरिया, बहामास हो गया, फिर उसके बाद जमाइका हो गया, पाकिस्तान हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, यमन हो गया, सीरिया हो गया। ऐसे कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को डेवलप किया जाता है, जिसके लिए इन कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। हालांकि सारी कंट्रीज़ में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में लाइक जिम्बाब्वे या मंगोलिया या फिर म्यांमार हो गया, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि एक सेल कंपनी डेवलप की जाती है जिसके ज़रिए ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये भी एक रीज़न रहता है कि उसको ग्रे कैटेगरी में डालने के लिए। तो क्या होता है कि जहाँ जैसे लाइक स्विस बैंक हो गया, बाकी जैसी कुछ बैंक्स होते हैं या फिर जो कुछ कंट्रीज़ होती है जहाँ पे ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डुप्लीकेट मतलब फेक कंपनी के थ्रू या फिर सेल कंपनी के थ्रू। सेल कंपनी क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो अगर डाउट हो तो एक पिछली वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि FATF एग्जैक्टली यही वर्क करता है। थर्ड जो कैटेगरी होती है ब्लैक लिस्ट।
अब ब्लैक लिस्ट में क्या होता है कि FATF कुछ कंट्रीज़ को जहाँ पे ऐसा होता है कि FATF को डाउट होता है कि इस कंट्रीज़ में चाहे जो भी अमाउंट जाए वो गलत एक्टिविटीज़ में या किसी भी रॉन्ग एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है अमाउंट, उसको FATF ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। हालांकि ये पूरे वर्ल्ड में से सिर्फ 2 ही कंट्री है जिसको ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। फर्स्ट है ईरान और सेकंड है नॉर्थ कोरिया। ये 2 कंट्रीज़ को FATF ने मतलब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। ना तो इसको कभी किसी वर्ल्ड बैंक से कोई इन्वेस्टमेंट जा सकता है, ना कोई लोन ले सकता है, ना कोई लोन सैंक्शन होगा। सेकंड है कि जब भी कोई कंट्रीज FDI भेजता है, जो भी या फिर कोई इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, इन दो कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। FDI के थ्रू जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो इनमें नहीं कर सकते। तो ये हो जाता है FATF का रोल। हालांकि FATF एग्जैक्टली हमारे सिविल स्कोर की तरह वर्क करती है। लाइक जैसे हम लोग जब हम कोई इंडिविजुअल जब कोई लोन अप्लाई करते हैं, एक सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म में इसको हम इंट्रोड्यूस देते हैं कि FATF एग्जैक्टली है क्या। तो FATF एग्जैक्टली क्या होता है कि ये हमारे सिविल स्कोर की तरह वर्क करता है। हालांकि ये इंडिविजुअल नहीं रहता है। मैं सिविल स्कोर जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे हम किसी लोन को अप्लाई करते हैं, इंडिविजुअल पर्सनल लोन, व्हीकल लोन या जो भी कोई लोन हो, उसके लिए हम अगर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले बैंक हमारा इनकम देखता है, सेकंड हमारा सिविल स्कोर देखता है। तो सिविल स्कोर में भी वही होता है कि मतलब कैटेगरी होती है कि अगर आपका स्कोर 700 है, 800 है या 800 अबव है तो वो कुछ क्राइटेरिया मैच करते हैं और उस क्राइटेरिया के हिसाब से इसको लोन देते हैं बैंक्स वाले। सेम उसी तरह FATF भी क्या करता है कि जब कोई कंट्री FDI दे रहा है या फिर कोई कंट्री किसी वर्ल्ड बैंक या ADBI बैंक या कोई ऐसा कुछ बैंक्स है जहाँ से लोन सैंक्शन होता है कंट्रीज़ को कंट्री डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो भी कुछ क्राइटेरिया देखते हैं कि ये FATF का मेंबर है कि नहीं है, यहाँ पे कितना अमाउंट दे सकते हैं, जो अमाउंट जाता है वो एग्जैक्टली क्या पर्पस के लिए यूज़ करते हैं ये कंट्री। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पे ये मतलब वर्क करती है। देन ये सैंक्शन कर देता है लोन, जो भी बैंक है वो लोन सैंक्शन करता है। हालांकि ये डिपेंड्स करता है, अगर नॉर्मल में है तो अनलिमिटेड मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है आपका उसका एग्जैक्टली पूरा हो सकता है। अगर कंट्री ग्रे लिस्ट में है तो डिपेंड्स ऑन क्राइटेरिया कि मतलब आपको 50% ही दे सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, 60%, 70% जो भी XYZ उतना अमाउंट दे सकते हैं। और अगर ब्लैक लिस्ट में है कंट्री, FATF के लिस्ट में ब्लैक लिस्ट है, तो उस कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए अलग कंट्री से या फिर किसी भी तरह का FDI या फिर बैंक लोन्स जो कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए जाती है वो कभी मतलब ब्लैक लिस्ट में है तो उसको देना ही नहीं है, एक्चुअली देते ही नहीं है कोई चीज़। तो ये इस तरीक़ों से वर्क करती है। हालांकि FATF का यही रोल होता है कि कंट्रीज़ में जो FDI जा रहा है, जो अमाउंट जा रहा है, उस चीज़ पे ऑर्गेनाइज़ करे, उस चीज़ पे फोकस करती है कि एग्जैक्टली या फिर उस पर वॉच रखती है। जो भी अमाउंट जाता है, जो चीज़ें जाती है, उस पर ये वॉच रखते हैं और वॉच रखने के बाद ये अपने लिस्ट में अपडेट करते हैं कि अब तक यहाँ पे इतना FDI जा चुका है, इतना अमाउंट इस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि वो कैटेगरी वाइज जाता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जाता है कि ये इस एरिया मतलब इस कंट्रीज़ को ये पर्पस के लिए इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए लोन देना है, या फिर FDI इंफ्रा के लिए जा रहा है, कंपनी सेटअप करने के लिए जा रहा है, या न्यू स्टार्टअप को सेटअप करने के लिए जा रहा है, मेडिकल फर्म्स के लिए जा रहा है, या फिर हो सकता है कि आर्म्स फोर्स के लिए जा रहा है। तो वो लीगल तरीके से जाता है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है। उस पर्टिकुलर अमाउंट के साथ साथ देने के बाद कि उस कंट्रीज़ को डेवलप किया जाता है। तो यही रोल होता है एग्जैक्टली FATF का। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको तीनों पहलू, तीनों कैटेगरीज में अलग अलग लिस्ट बता दिया हूँ कि फर्स्ट वीडियो में जो मैंने बताया था कि हवाला के जरिए कंट्री टू कंट्री और पर्सन टू पर्सन जो ब्लैक मनी होती है या फिर जो अमाउंट होता है उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बता दिया था मनी लॉन्ड्रिंग में कि कंट्री टू कंट्री FDI के थ्रू या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, कैसे एक बड़ा अमाउंट, बल्क अमाउंट कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करती है, या फिर ब्लैक मनी को कैसे बैंकों के थ्रू, या स्विस बैंक हो गया या ADBI बैंक हो गया, अदर बैंक्स को, या इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है या मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। और थर्ड वीडियो FATF का भी मैंने आपको एक शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे दिया कि FATF एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें अगर आप किसी कंट्रीज़ को लोन लेना है
कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए एफडीआई चाहिए, तो उस कंट्री को उसमें मेंबरशिप लेना पड़ता है, FATF का मेंबरशिप बनना पड़ता है। तब ऑलमोस्ट ये जो मेंबरशिप है ये वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ है, ऑलमोस्ट सारे कंट्री से, कुछ इस्लामिक कंट्री को छोड़ दिया जाए, 4-5 जो कंट्रीज है उसको छोड़ दे, तो ऑलमोस्ट सारी की सारी कंट्री से FATF में लिस्टेड है। और लिस्टेड भी इसलिए होता है कि ये एक्चुअली एक जस्ट वॉच पर्पज़ के लिए बनाया गया है कि FDI या मनी लॉन्ड्रिंग जो भी चीज़ें हो रही है उस पर वॉच कर सके FATF। तो FATF को इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है या फिर उसको इस्टेब्लिश किया गया है कि इनलीगल जो मनी ट्रांजैक्शन है या इनलीगल जो एक्टिविटी चल रही है मनी रिलेटेड, उस पर ये लोग कंट्रोल कर सके, उस पर वॉच रख सके, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े सारी कंट्री एक साथ मिलके जिस कंट्रीज में गलत एक्टिविटीज़ चल रही है उस पर एक एक्शन ले सके। तो जिसके लिए FATF को ऑर्गेनाइज़ किया, इस्टेब्लिश किया गया, और ये 1989 से वर्क कर। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, आप सभी का शुक्रिया। और आप आगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में यह बता सकते हैं या फिर डायरेक्टली मेल के थ्रू आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं और किस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे या फिर वो इन्फॉर्मेशनल वीडियो पे छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक लेके आऊँ और कोशिश कर सकूँ कि आप सभी को उस टॉपिक पे या उस स्मॉल टू स्मॉल इन्फॉर्मेशन को आप लोगों तक लेके आऊँ और आप लोगों को अवेयर कर सकूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा सर, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं वाया मेल के थ्रू या वाया कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू।